वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, 2026 के जनवरी में जितने भी शिफ्ट हुए थे, है ना, 2026 की जनवरी में जेईई मेंस के बेटा जितने भी शिफ्ट हुए थे उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए थे सबका मैं सोल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ, है ना। मतलब जितने भी क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के, चाहे वो हमारे पास 20 जनवरी का हो, चाहे 21 का हो, चाहे 22 का हो, चाहे 23 का हो, या उसके आगे वाले का हो, है ना। तो जितने क्वेश्चंस आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आए थे सबका मैं यहाँ पर सोल्यूशन लेके आया हूँ, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक आधा क्वेश्चन छूट जाए तो बात अलग की है, अदरवाइज जितने भी शिफ्ट हुए थे सबके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस आए थे प्रत्येक शिफ्ट के मैं इस वीडियो में आपका सॉल्व कराऊंगा। ये 2026 का है और नेक्स्ट वीडियो जो होगा 2025 का होगा और 24 तक का मैं लेके आऊंगा, उसके बाद इनऑर्गेनिक और फिजिकल का। ठीक, अब देखो मेरे पास यहाँ पर एक कंपाउंड ए दिया हुआ है, कंपाउंड ए, ठीक है। अब इस कंपाउंड ए को आइडेंटिफाई करना है कि ये कंपाउंड ए क्या है, ठीक है। उसने पहले में दे रखा है, इसको हाइड्रोजन गैस दी है, प्लेट का मतलब हाइड्रोजनेशन करा रहा है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है। मतलब कुल मिला के कंपाउंड ए को पहचानने के लिए उसने क्या करा है, हाइड्रोजनेशन करा है, और उसके बाद बेंजीन बचनी चाहिए। मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट हो उसमें बेंजीन बचे, मतलब ये किसी एक डबल बॉन्ड को छू रहा है। मतलब इस सिस्टम में मतलब आपके पास एक गैस मिल रहा है कि जो भी आपका ए होगा उसमें बेंजीन तो होगी और इधर एक जगह पे कहीं डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद दे रखा है हॉट एंड एल्कलाइन केमिनोफोर, ठीक है, जिसने यहाँ पर क्या कर दिया, COH कर दिया, और यहाँ पर भी इसने COH कर दिया। इसका मतलब इससे जो बगल वाला कार्बन है, बात समझना, ये जो हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर है ना, ये बगल वाले कार्बन का जो sp3 कार्बन होता है जिसपे कम से कम एक H लगाओ, बात सुनिएगा, बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे वो कार्बन जिसपे एक H लगा हो और sp3 का हो उसे ये बदल देता है COH में। कुल मिला के यहाँ पर और यहाँ पर sp3 होगा, मतलब ये sp3 होगा, ये sp3, एक डबल भी हमको चाहिए था, वरना हाइड्रोजनेशन हवा का कराओगे क्या, तो डबल बॉन्ड यहीं प्रेजेंट होगा। साफ साफ दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है, क्योंकि देखिए ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इसे रिड्यूस कर देगा। बेंजीन को रिड्यूस करने के लिए टेम्परेचर वगैरह हाई चाहिए होता है, ठीक। और उसके बाद जब मैं इसको हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर दूंगा तो ये वाला भी आपका sp3 का है बेटा, और ये वाला भी आपका sp3 का है, जिसको ये हॉट एल्कलाइन केमिनोफोर तोड़ फोड़ के इसको भी COH और इसको भी क्या बना देगा, COH बना देगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार है क्योंकि यहाँ बेंजीन नहीं है, ये ऑप्शन बेकार है, बेंजीन नहीं है, इसमें आपका बेटा हाइड्रोजनेशन काहे के लेकर आ रहा हो, ये तो सीधे यही दे रखा है ना। तो पहला क्वेश्चन था, मतलब ए जो है वो आपका ये, इसका आंसर ये होगा। फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इसको नोट कर लीजिए। अब देखो मेरा ये दूसरा क्वेश्चन जो है बेटा वो आपका एमिनो एसिड का है, जो कि काफी आसान है, मगर ध्यान रखिएगा ये उन बच्चों के लिए आसान है जिनको पता हो कि हमारे पास एमिनो एसिड में 10 कौन से इसेंशियल होते हैं और 10 कौन से आपके नॉन इसेंशियल होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत कठिन होने वाला है, ठीक है ना। तो देखो उसने स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है, लिखा है अर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन, ठीक है, आर इसेंशियल एमिनो एसिड। देखो सही लिखा हुआ है, हमारे पास जो 10 इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं उसमें अर्जिनिन भी होता है और ट्रिप्टोफैन भी होता है। मतलब ये इसेंशियल हमको बाहर से लेने पड़ेंगे, ठीक है, नॉन इसेंशियल बॉडी में ही बनते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा है ग्लाइसिन डज नॉट हैव एनी कायरल सेंटर। बिल्कुल सही बात लिखी है, जो ग्लाइसिन होता है उसका फॉर्मूला होता है NH2, इस वाले C पर आपके 2 H लग जाते हैं और ये होता है COH। देखो चूंकि इस वाले कार्बन पे यही कार्बन कायरल हो सकता था जहां पर वहां दोनों H लग गए, तो बेटा ग्लाइसिन ही एक ऐसा मॉलिक्यूल। देखो स्टेटमेंट सेकंड तो आसान था, मगर जिस स्टेटमेंट फर्स्ट उनको फंसा सकता है जिनको ये नहीं पता होगा कि हमारे पास कौन से एमिनो एसिड इसेंशियल होते हैं और कौन से बेटा क्या होते हैं नॉन इसेंशियल। फटाफट आप नोट करते जाइए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन काफी आसान है, बहुत सरल सा है, जो कि आपका
क्वांटिटेटिव एनालिसिस का है, ठीक है। हमको एक सल्फर का एस्टिमेशन करा जा रहा है, ठीक है ना। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें सल्फर होगा और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखा है 0.7 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके चले हैं, ठीक है। और 0.7 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम लोग एस्टिमेशन करते हैं कैरियस मेथड से तो लिखा है 1 ग्राम बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस हुआ, तो सल्फर का परसेंटेज क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके फॉर्मूले आप लोगों को बताए गए होंगे। सल्फर का परसेंटेज आपका जो हो गया, सल्फर का होता है 32 और बेरियम सल्फेट का होता है 233 लगभग, ठीक है ना, इनटू आपका वेट ऑफ बेरियम सल्फेट हो जाता है जो बनता है उसका वेट, और नीचे हो जाता है वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप सैंपल लेके चले मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ऊपर आप लगाएंगे 32 जो कि सल्फर का होता है और बेरियम सल्फेट जो बनता है उसका होता है 233, ठीक है ना। अब वेट ऑफ बेरियम सल्फेट, कितना बेरियम सल्फेट बना 1 ग्राम और कितने से बना है 0.7 इंटू 100। बस इसमें एक टेंशन होता है लास्ट में कि आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा तब जाके आपका आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तो जो सल्फर का परसेंटेज होगा आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं मैथ का टीचर नहीं हूँ, केमिस्ट्री को मैंने बता दिया। सल्फर का ये फॉर्मूला आपका लगाना होता है। ये फॉर्मूले आपको ट्रिक से सिखाए गए होंगे कि हम कैसे इन फॉर्मूलों को याद करने के बजाय बिना किसी याद करने के बजाय इसको ट्रिकी हम लोग बनाते थे, ठीक है ना। तो ये ऊपर 32 क्योंकि सल्फर का निकालना और जिसका पीपीटी आता है उसका वेट नीचे होता है, फिर जिसका वेट ऑफ बेरियम सल्फेट जो मिल रहा है अपॉन वेट ऑफ एसी ओसी, तो इसको सॉल्व करके हम सल्फर का परसेंटेज निकाल लेंगे। फटाफट आप नोट करते जाइए इसको। अब देखो ये क्वेश्चन एक रोड में प्रॉब्लम का आया था, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो कन्वर्जन इस्तेमाल हुए हैं सब के सब बड़े इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में रोड मैप दे रखा था और लास्ट में जो कंपाउंड ई बन रहा था, है ना, लास्ट में जो कंपाउंड ई बन रहा था उसमें उसने आखिरकार मोल कॉन्सेप्ट भी गुजर दिया, ठीक है ना। कह रहा है परसेंटेज ऑफ एस मतलब परसेंटेज ऑफ एन भी मेरे को इसमें निकालना है, ठीक है। अब देखो बड़े सरल से कन्वर्जन है और मैं तो कहता हूं इन कन्वर्जन को जरूर देख के जाना क्योंकि ये कन्वर्जन लगभग हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। पहला तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है, तो ए में तो कोई डाउट नहीं है कि आपका जो बन गया बेटा वो नाइट्रोबेंजीन होगा। ये तो आपका नाइट्रोबेंजीन है। ये काफी फेमस रिडक्शन है जो नाइट्रोबेंजीन का होता है और इस रिडक्शन में किसी भी मेटल और एसिड के रिडक्शन में हम लोग NO2 को बदल लेते हैं NH2 में, मतलब मेरे पास जो B होगा वो देखने को मिलेगा एनिलीन, तो ये मेरे पास एनिलीन हो गया, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो अगर हम एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड देते हैं तो एनिलीन का जो लोन पेयर यहाँ अटैक करके एसाइलेशन करा देता है और यहाँ पर मेरे पास एक मॉलिक्यूल बनता है एसेट एनिलाइड। ये हो गया मेरे पास NH और इससे उठ के आता है C डबल बॉन्ड और CH3। ये हम लोग कराते किस लिए हैं ताकि अगर हम इसे में फर्दर नाइट्रेशन कराना हो तो वो आर्थो और पैरा पे जाए, ठीक है ना। फिर से उसने देखो नाइट्रेशन कराया है तो देखो ये लोन पेयर यहाँ पर एक्टिवेट करेगा, मगर चूंकि यहाँ पर बड़ा ग्रुप लगा है तो आर्थो पे लगने की बजाय जो नाइट्रेशन होगा वो पैरा पर होगा। मतलब आर्थो पे क्यों नहीं होगा, इतना बड़ा ग्रुप दिख रहा है ना आपको, इस वजह से रिपल्सन क्रिएट करेगा तो जो ग्रुप जाएगा इसके पैरा पे जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पैरा पर इस जगह पर बेटा NO2 लगा दिया। उसके बाद उसने कराई है हाइड्रोलिसिस। इससे क्या होगा कि ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक कर जाएगा और ये फिर से NH2 हो जाएगा। मतलब मेरा जो आंसर आएगा बेंजीन के ऊपर NH2 होगा और नीचे होगा NO2। अब इसमें भी ये प्रोडक्ट नहीं पूछ रहा था, कह रहा था इसमें बताओ N का परसेंटेज। तो पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो। देखो कार्बन तो इसमें 6 है, हाइड्रोजन देख लेते हैं 1 2 3 4 4 2 6, H भी यहाँ 6 है, N मेरे पास 2 है और भाई साहब O भी मेरे पास 2 है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट मेरे को पता है, ये ऑलरेडी आप सॉल्व कर लेंगे, 138 आएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जब आप परसेंटेज निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा 28, नीचे हो जाएगा 138 इंटू आपका जो भी परसेंटेज आपका है निकाल लीजिएगा। इसको आप एस्टिमेशन से निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकल आएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। 100 में कितना आएगा निकल आएगा, 138 में 28 है तो एक में इसलिए 100 में है ना। तो इसको सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। मगर फिर से बात सुन लीजिए, ये जितने भी कन्वर्जन लिखे सब के सब बड़े जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। फटाफट नोट करते जाइए।
अब एक ये सीक्वेंस आ गया भाई साहब, इस क्वेश्चन को तो ऐसा लगता है हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन तो एक टैग हो गया है कि जब तक वो एग्जाम में हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं पूछेगा तब तक उसका पेट वेट नहीं भरने वाला, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं, वहां पे सारे ऑप्शन एरोमेटिक के थे, वहां पे सारे ऑप्शन एरोमेटिक के थे। देखो पी को उसने अमोनिया दिया है और हीट भी कर दिया। ये बड़ी फेमस रिएक्शन है कि अगर हम बेंजोइक एसिड लेके चले, मैंने आपसे पहले बोल दिया कि वहां पे जो ऑप्शन लिखे थे सारे एरोमेटिक एसिड के लिखे थे, ठीक है ना। तो ये मैंने पास बेंजोइक एसिड ले लिया है और उसको मैंने अमोनिया गैस दे रखी है। अमोनिया गैस जब दूंगा तो ये बेस और ये एसिड है, एसिड बेस सॉल्ट बन जाएगा और यहाँ पर मेरे पास बन जाता है COONH4। मगर ध्यान रखना ये मेरा क्यू नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी हीट भी कर दिया है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा बच्चा क्यू में कंफ्यूज होगा, ये क्यू नहीं है क्योंकि हीट भी कर दिया है। जब हीट कर दोगे तो यहाँ से पानी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा और ये एमाइड का रूप धारण कर लेगा। ये किसका रूप धारण कर लेगा, एमाइड का रूप धारण कर लेगा। ये मेरे पास क्यू है, ये मेरे पास क्यू है, क्योंकि जब तक सारे फंक्शन अप्लाई नहीं हो जाएंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। अब इसके ऊपर भाई अगर आप इस रिएक्शन को नहीं पढ़ के गए ना तो ये समझ लो अपना एक क्वेश्चन तो आपने गवा दिया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, ये एमाइड को एमीन में कन्वर्ट करता है, CO खा जाएगा, क्या खा जाएगा, CO। और ये मेरे पास एनिलीन आंसर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा NH2। तो ये मेरे पास R हो गया। तो कुल मिला के ये जो बेंजोइक एसिड है ये मेरे पास P है, ये मेरे पास जो बेंजेमाइड है ये मेरे पास Q है और जो लास्ट में एनिलीन बनेगा ये मेरे पास R है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आपने नाइट्रो से NH2 यानी SN+HCl की रिएक्शन नहीं देखी है तो क्वेश्चन छूटेगा एक, और अगर आपने हाफ मैन ब्रोमाइड नहीं देखा है तो भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला है। ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो जिन बच्चों ने आपने रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, देखो क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी नहीं है, उस क्वेश्चन के पीछे आपको टॉपिक कौन सा पढ़ना है वो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो एक हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है कि जब हम लोग रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रा करते हैं तो उनमें से 3-4 जो रेसोनेंस बने हैं, जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होने वाला है, ठीक है। उसके रूल्स आपने कहीं ना कहीं सीखे होंगे या मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक। अब देखो एक रूल ये भी होता है कि जिस स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं होते हैं, जिस स्ट्रक्चर में चार्ज नहीं होते हैं मतलब न्यूट्रल होता है, वो सबसे अधिक स्टेबल रेसोनेटिंग स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज बहुत जगह है, देखो यहाँ पे चार्ज 4 जगह पे है, 1 2 3, ये 3 जगह पे है। यहाँ पे देखो क्या है मेरे पास चार्ज 1 2 3 और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर, और देखो ये भी 3 जगह पे है, यहाँ 1 2 3 4 जगह पे चार्ज है, यहाँ पर 1 2 3 जगह, ठीक है। फिलहाल हमसे पूछ रहा है लीस्ट स्टेबल, तो देखो बिना कुछ देखे बहुत आराम से आप बता सकते हैं। मैंने क्या कहा कि जिस सिस्टम में जितने ज्यादा चार्ज बढ़ते जाएंगे, प्लस माइनस आता जाएगा, जितने सेंटर्स पे प्लस माइनस आ जाएगा सिस्टम उतना ही कम स्टेबल हो जाएगा। तो अगर लीस्ट स्टेबल पूछा गया था तो कोई यहाँ पे 3 जगह पे चार्ज है, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 जगह और N पे तो सब पे ही प्लस है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सी ऑप्शन जो यहाँ पर है वो सबसे कम स्टेबल है क्योंकि 1 2 बल्कि 2 जगह प्लस 2 यहाँ पर भी अगल बगल है, मगर यहाँ पे चार्ज 1 2 3 4 सेंटर पे है और यहाँ पे चार्ज 3 सेंटर पे है, बाकी सब जगह पे भी 3 सेंटर पे है। इस वजह से सी वाला जो है वो सबसे कम स्टेबल रेजोनेंस वाला होगा। बाकी स्टेबिलिटी के रूल्स मेरे वीडियो लेक्चर्स में पढ़े हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन तो काफी आसान है मगर स्टेटमेंट बहुत बड़े बड़े दे दिए और बहुत ज्यादा दे दिए, ठीक है। इन स्टेटमेंट में बताना था कि कौन कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ठीक है ना। तो पहला पढ़ लेते हैं, लिखा है प्रोपेनल मतलब 3 कार्बन का एल्डिहाइड एंड प्रोपेनोन मतलब 3 कार्बन का कीटोन RFGI, सही लिखा हुआ है क्योंकि 3 कार्बन का है। और क्या है कुल मिलाकर दोनों का जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन आपने सीखा होगा, एल्डिहाइड और कीटोन आपने सीखा होगा कि एक दूसरे के FGI होते हैं, बिल्कुल ए सही है, ठीक है ना। फिर लिखा है एथॉक्सी एथेन, देखो भाई एथॉक्सी एथेन मतलब 4 कार्बन का ईथर है और मेथॉक्सी प्रोपेन, देखो यहाँ प्रोप और मेथ मतलब 4 कार्बन का ये भी ईथर है और अगल बगल के ग्रुप डिफरेंट हो गए, आर मेटामर, सही लिखा हुआ है क्योंकि इसमें अगल बगल के ग्रुप डिफरेंट हो रहे हैं
तो ये एक दूसरे के मेटामर है, कार्बन भी सेम है। ध्यान रखना जो आपके आइसोमर्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होने के लिए जरूरी क्या होता है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो कार्बन भी सेम होना चाहिए, तो बी भी सही है, ठीक है। लिखा है ब्यूटूइन सोर्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, पॉसिबल नहीं है। ब्यूटूइन में डबल बॉन्ड 2 पे आ गया, वहां तो ऑप्टिकल होगा नहीं, और अगल बगल दोनों मिथाइल लगे होंगे जिनमें कोई सेंटर कायरल नहीं, सी फर्जी ऑप्शन है। ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन आर एफजीआई, गलत लिखा है। ब्यूट 1 पे इन है, यहाँ 2 पे इन है, ये आपके पोजीशन आइसोमर्स है ना कि एफजीआई, गलत लिख दिया। फिर लिखा है पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन आप ऐसे बना लेंगे सिंपल पेंटेन, और 2,2 डाइमिथिल प्रोपेन, मतलब देखो प्रोपेन है और 2 आपके मिथिल, बिल्कुल सही है। ये लिखा है चेन आइसोमर, सही है। यहाँ पर चेन आपने बनाई 5 की, यहाँ पर आपने चेन बनाई 3 की, और नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, तो ई वाला भी आपका ऑप्शन सही है। मतलब इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो बेटा ए सही है, बी सही है और ई। अगर ऐसा पूछता कि कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट, तो मैं सी और डी को इनकरेक्ट में डाल देता। बना लीजिए फटाफट। अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपको एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, और ये जो कंपाउंड है कहना शुरुआती कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब जो भी आपका स्ट्रक्चर होगा वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता होगा। इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं मिथाइल कीटोन होगा, या फिर ऐसा एल्कोहल जिसमें CH3CHOH होगा, ठीक है, CH3CHOH, ठीक है। अच्छा चलो बात समझ में आ गई कि जो पहला कंपाउंड है उसमें या तो मिथाइल कीटोन दिख रहा हो या CH3CHOH दिख रहा हो। उसके बाद क्या है लिखा है, इसकी मैंने करा दी हाइड्रोलिसिस करा दी विद डाइल्यूट एसिड, और जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट गिव्स टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट एंड आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब उसमें अगर मैं एसिड डाल के पानी डाल दूं तो जो बनेगा वो आयोडोफॉर्म टेस्ट तो देगा, मतलब मेथिल कीटोन जो है वो तो सिक्योर रहेगा, और एक जगह पे कहीं एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जब एल्डिहाइड ग्रुप प्रोड्यूस होगा तभी वो टॉलेंस दे पाएगा। चला ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं भाई। देखो ये पहला तो हिट हो गया, ये मिथाइल कीटोन इसके पास पहले से ही है, ठीक है ना, मिथाइल कीटोन पहले से ही है। अब इधर देख लेते हैं, ये CH पे हुए तो ये मेथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा डाइल्यूट एसिड देना है, मतलब खूब सारा पानी देना है, और पानी से जब आप इसको ब्रेक करेंगे, तो मैं इतना सिस्टम दिखा रहा हूँ, देखो क्या होगा, इस वाले CH पर ये OH पहले से हो, पानी से भी OH आ जाएगा, पानी से भी क्या आ जाएगा, OH, ठीक है। देखो पानी से भी जब OH आ जाएगा तो इस जगह पे 2 OH हो जाएंगे, और जब यहाँ पर आपके 2 OH हो जाएंगे तो यहाँ से अनस्टेबल होने की वजह से वाटर निकल जाएगा, और जब ये वाटर निकल जाएगा तो ये एल्डिहाइड का रूप धारण कर लेगा, ठीक है ना। ये जब एल्डिहाइड का रूप धारण कर लेगा तो मेथिल कीटोन इसकी दोबारा हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, ठीक है, ये तो अपनी जगह बना रहेगा, और उस जगह पे आपका एल्डिहाइड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए ही आपका जो है वो परफेक्ट आंसर है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, नए टाइप का क्वेश्चन था, बना लीजिए फटाफट इसको लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक रिएक्शन दे रखी है CH3Br और उसको न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, ठीक है। बताना है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो ये तो तय है कि ये रिएक्शन SN2 के थ्रू ही जाएगी, मगर उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको केवल यहाँ पर बताना है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है ना। अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी के आपने रूल सारे सीखे होंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफिलिक ज्यादा है कौन सा कम है। तो एक चीज बता दूं, अगर आपका नेगेटिव चार्ज के सारे सेंटर सेम है, ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज के सारे सेंटर सेम है तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो बेसिसिटी के डायरेक्टली होती है, मतलब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो बेसिसिटी के डायरेक्टली होती है। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर भी चार्ज -O पे है, यहाँ पर भी चार्ज -O पे है, यहाँ पर भी चार्ज -O पे और यहाँ पर भी O पे। तो कुल मिला के मैं इन सब का कॉन्जुगेट एसिड बना लूंगा, उनमें देख लूंगा तो जो जितना ज्यादा बेसिक निकलेगा, है ना, जो जितना ज्यादा बेसिक निकलेगा, ठीक है, वो उतना ही अच्छा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब जितना ज्यादा यहाँ पर जो बेसिक होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होगा। तो देखो भाई बात करते हैं यहाँ पर, देखो जो Cl4- है ये तो बेटा आया है इनऑर्गेनिक एसिड से, और इनऑर्गेनिक एसिड काफी स्ट्रांग होते हैं तो उनके कॉन्जुगेट बेस काफी वीक होंगे, मतलब ये जो है सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब ये जो एसिड है सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। अच्छा
ये मेरे पास आया है वाटर से, ये एसिटिक एसिड से और ये फिनॉल से। फिलहाल फिनॉल का पीके कितना होता है 10 और वाटर का 15 के आसपास। तो इसके बाद देखो ये सबसे वीक है, सबसे तगड़ा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो मेरे पास होगा OH-, ठीक है ना। तो OH- सबसे तगड़ा है। इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन बनाएगा, देखो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा और ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगा। तो इन दोनों में से अगर आप न्यूक्लियोफाइल देखेंगे तो देखो ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा और ये उसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग, यानी कि ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा OH-, फिर आएगा फिनॉक्साइड, फिर आपका एसिटेट आयन और उसके बाद ClO4-, ये इसका ऑर्डर बनेगा। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये बड़ा घुमाऊ क्वेश्चन था, बच्चा घूम सकता था क्योंकि इसमें ग्रुप कुछ ज्यादा ही बेंजीन पे लगने वाले हैं। देखो क्या करा उसने, पहले नाइट्रोबेंजीन का ब्रोमिनेशन करा दिया। क्या करा दिया, ब्रोमिनेशन। देखो भाई नाइट्रो ग्रुप एक रिंग डीएक्टिवेटर होता है, तो जो भी ग्रुप आएगा वो मेटा पे उठा के पटक देगा। मतलब जो ए होगा वो तो ये बनेगा, जहां पर नाइट्रो होगा नाइट्रो ऐसे रहेगा और मेटा पे आपका हो जाएगा ब्रोमीन। इधर लगाओ या उधर लगाओ एक ही बात है। अब Sn+HCl ये भाई बता तो चुका हूं, इसके बिना जेईई मेंस या नीट वगैरह का पेपर नहीं बनता है, ठीक है। तो ये NO2 को उठा के पटक देगा NH2 में, मतलब यहाँ पर जो B बनेगा उसमें यहाँ ये होगा, इस जगह पे NH2 हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास Br, ये मेरे पास B हो गया, ठीक है। अब उसने ब्रोमीन वाटर दे दिया है। देखो भाई ऐसा है ना कि NH2 में N के पास होता है लोन पेयर। क्या होता है बेटा, लोन पेयर। तो ये काफी एक्टिवेटर होता है। तो यहाँ पे जब ब्रोमीन वाटर दोगे ना तो आर्थो और पैरा सब जगह पे Br लग जाएगा, मतलब यहाँ पर भी Br आ जाएगा, यहाँ पर भी बिना झिझक के आ जाएगा, सब जगह पे आपका आ जाएगा Br, ठीक है। अब फाइनली इस जो C बन गया है, ये जो C बन गया है इसका कराया गया डाई एजुटाइजेशन। ये घटना कहलाती है बेटा डाई एजुटाइजेशन। और ये जो बेंजीन के ऊपर NH2 होता है ना उसको N2Cl में कन्वर्ट कर देगा। मतलब यहाँ पर जो बनेगा वो मेरे पास ये होगा, बेंजीन के ऊपर N2Cl, यहाँ Br टंगा रहेगा, यहाँ Br टंगा रहेगा, यहाँ Br टंगा रहेगा, यहाँ Br, और लास्ट में लगाई उसने गाटरमैन रिएक्शन, ठीक है। गाटरमैन कोच नहीं, सॉरी सैंडमैन रिएक्शन है। तो इस जगह पे फाइनली Cl हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सब जगह पे Br अपनी जगह बना रहेगा और इस जगह पे आपका क्लोरीन आ जाएगा। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। अब देखो ये क्वेश्चन मेरे पास फिर से देखो रिपीट हुआ है न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला, तो ये आप अपने अप्रैल अटेम्प्ट में जरूर देख के जाइएगा। देखो अब की यहाँ पर इसने सेंटर डिफरेंट कर दी है। देखो ये F- है, ये I- है और यहाँ पे सेंटर डिफरेंट, क्योंकि सेंटर डिफरेंट है तो हम लोग बेसिसिटी का ऑर्डर नहीं लगा सकते, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर तो काम कर जाएगा मगर यहाँ नहीं काम करेगा। फिलहाल इन चारों में अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल आपका I- हो जाएगा। कौन हो जाएगा, I-। I- इज ए बेस्ट लिविंग ग्रुप एंड बेस्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब I- के बाद सबसे घटिया तो फिलहाल F- हो जाएगा, क्योंकि जो F- होता है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है तो उससे पीछे रहेगा। अब इन दोनों के चूंकि सेंटर सेम है तो देखिए ये फिनॉल का है और ये आपका अल्कोहल का। फिनॉल का पीके कितना होता है 10, तो ये एसिडिक ज्यादा है, एसिडिक ज्यादा है तो कुल मिला के अगर ये एसिडिक ज्यादा इसका कॉन्जुगेट बेस वीक हो जाएगा तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल, फिनॉल वाला वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। और जो एथॉक्साइड आयन है बेटा ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये इसका ऑर्डर बनेगा। अब ये क्वेश्चन काफी आसान था, ये इसने पूछा रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1। देखो भाई अगर नहीं पता तो पता करिए आप कि SN1 रिएक्शन देने के लिए सबसे जरूरी है आप लीविंग ग्रुप को धक्का देके निकाल दीजिए और बना लीजिए कार्बोकैटायन, ठीक है। जिसका कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही फास्ट SN1 देगा। तो देखो यहाँ पे दो तो हमारे बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, पहले इनकी बात कर लेते हैं। देखो क्या मैं यहाँ से Br हटाऊंगा तो ये जो प्लस आएगा इधर बेंजीन से स्टेबलाइज होगा, यहाँ भी बेंजीन से होगा, तीन तीन तरफ भाई साहब बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज होगा। यहाँ पर देखो ये मिथाइल 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 मतलब 9-अल्फा-H। फिलहाल बता दें 3 बेंजीन का जो स्टेबलाइजेशन होगा वो 9 वाले से ज्यादा होगा। तो ये A है, ये B है, ये C और D। फिलहाल सबसे फास्ट अगर बात करें तो D उसके बाद C, क्योंकि ये बाइसाइक्लिक वाले हैं इन पे जल्दी SN1 ना तो SN2 कुछ नहीं होता। हाँ अगर बाइसाइक्लिक वाले में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाए, जैसे देखो यहाँ पर बीच में एक कार्बन है तो यहाँ पर 2 कार्बन है, ठीक है। तो सिस्टम में जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, सिस्टम जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा, यहाँ बने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सिस्टम ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा इन कंपेयर टू बी। तो बी का जो कार्बोकैटायन है थोड़ा कम स्टेबल होगा इन कंपेयर टू ए। तो ये बनेगा ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। फटाफट नोट कर लीजिए अब इसे।
अब देखिए ये दो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान थे, एक नॉर्मल बच्चा भी इसे आराम से कर लेगा। देखो उसने NO2 ग्रुप के बारे में पूछा था, 4 ऑप्शन दिए थे, तो भैया NO2 ग्रुप जो होता है वो रिंग डीएक्टिवेटर होता है, वहां पर ये टिक करना था, ठीक है। चूंकि NO2 ग्रुप में आपके डबल बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड में -M के थ्रू ये रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, तो जहां पर रिंग डीएक्टिवेटर लिखा था ऑप्शन, वो आपको टिक करना था। और ये काफी सरल कन्वर्जन था। देखो ये घटना भी काफी फेमस है, अगर एनिलीन दिया जाए तो उस पे लगता है बेटा डाई एजोटाइजेशन, है ना, तो वहां पर क्या होता है NH2 होता है, और NH2 के बाद जब इसको आप डाई एजोटाइज करेंगे तो ये बन जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। इसकी भी बहुत सी रिएक्शनें होती हैं, और जब आप इसको H3PO2 देते हैं तो इसका रिडक्शन कर देता है, H ट्रांसफर कर देगा और बना देगा बेंजीन, मतलब ये बन जाएगा मेरे पास बेंजीन। और बेंजीन का सिंपल सा ब्रोमिनेशन कराना है, तो ये मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा बच्चा ब्रोमोबेंजीन। फटाफट नोट कर लीजिए इसको। अब देखो ये दो क्वेश्चन थे, थोड़े हट के आए थे, ऐसे क्वेश्चन फिलहाल अभी जेईई में इसने नहीं पूछे, मगर हाँ उसने ये क्वेश्चन पूछा है कि आपको यहाँ पर NO2 का स्ट्रक्चर ऐसे ड्रा कर दिया था, यहाँ लिख दिया था फर्स्ट, इस ऑक्सीजन को लिख दिया सेकंड, इसका थर्ड, और N को लिख दिया फोर्थ। बताना था सब में फॉर्मल चार्ज क्या था, ठीक है। तो मैं बता दूं फॉर्मल चार्ज जो होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। फॉर्मल चार्ज के लिए देखिए सिंपल सा, अगर आपको बताया गया होगा, सिखाया गया होगा कि कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए तो इसे आप सिंगल बॉन्ड बना करके यहाँ पे माइनस कर लेंगे और यहाँ पर प्लस कर लेंगे, ठीक है। मतलब कभी भी अगर आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिया हो तो उसे आप हटा लीजिएगा और वहां पर सिंगल बॉन्ड कर लीजिएगा, और ऐसा करने के बाद जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर निगेटिव कर लेंगे और जो लेस होगा उस पर प्लस कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर तो O पे तो माइनस आ गया, -1 है। देखो ये O के दो बॉन्ड सिंपल से बने हैं और दो लोन पेयर बिल्कुल सिंपल से हैं, तो यहाँ तो 0 हो गया। ये O पे निगेटिव दिख रहा है और N पे आपका +1 दिख रहा है। मतलब अगर मैं N की बात करूं तो अगर मैं यहाँ इस सीक्वेंस बनूं तो N पे +1 चार्ज है, O फर्स्ट पे आपका -1 चार्ज है, O सेकंड पे आपका -1 है और O थर्ड पे आपका 0। ये ऑप्शन आपका होगा अगर मैं इसी सीक्वेंस में चला जाता हूं, ठीक है। अच्छा एक अगला क्वेश्चन था कि क्लोरोबेंजीन के लिए इनकरेक्ट छांटना था, ठीक है ना। तो मैं सीधे बताऊंगा इसके लिए वहां पर इनकरेक्ट क्या था, ठीक है। उसने देखो लिखा था क्लोरोबेंजीन जो होता है वो SN रिएक्शन देता है अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। देखो कितनी गलत बात लिख दी, क्लोरोबेंजीन SN रिएक्शन कहाँ अंडर नॉर्मल कंडीशन देता है। अगर मैं क्लोरोबेंजीन की बात करूं तो इसके पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास जो लोन पेयर है, इससे एक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है जिससे यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड करेक्टर क्रिएट हो जाता है, और इस डबल बॉन्ड के बनने से यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा। तो भाई क्लोरोबेंजीन वो मॉलिक्यूल है जो SN रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पर देता है। उसने लिखा था कि SN रिएक्शन देता है अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो ये स्टेटमेंट गलत था। बनाते जाइए फटाफट। अब देखिए ये दो क्वेश्चन तो काफी आसान उसने पूछ दिए। देखो जेईई मेंस का जो क्वेश्चन का लेवल है दिन ब दिन लग रहा है गिरता जा रहा है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन थोड़े से हल्के वाले आने, स्नैक्स वाले दे रहा है, ठीक है। तो कितना आसान क्वेश्चन है। फिनॉल का H आपको पता है एसिडिक होता है, बेस पकड़ा दिया है, सोडियम फिनॉक्साइड आपका सॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। सिंपल सा सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट बन जाएगा और इस पे CO2 गैस पास करना है। शायद इस रिएक्शन को आप जानते होंगे, कोल्बे रिएक्शन होती है और बन जाता है सैलिसिलिक एसिड आफ्टर एसिडिफिकेशन, जो कि उसने करा रखा है, ठीक है। फाइनली एसिडिफिकेशन के बाद जो सॉल्ट है फिर से अपने आप को OH बना लेगा और इसके आर्थों पे चिपक जाएगा यही CO2 गैस, तो ये बन जाता है सैलिसिलिक एसिड। तो A आपका है सोडियम फिनॉक्साइड और B है बेटा सैलिसिलिक एसिड। देखो उसने 4 एल्कीन दे रखे थे, मैंने इतना आंसर बनाया केवल, कह रहा है 4 एल्कीन दिए थे जिसका हमने कराया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव जानते हैं ना, या तो उसने जिंक दिया होगा या भाई साहब DMS दिया होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है गिव्स मेथेनल। देखो मेथेनल का मतलब जिस एल्कीन में डबल बॉन्ड CH2 आएगा, एक चीज समझ लीजिए पहले, जिस एल्कीन में डबल बॉन्ड के बाद CH2 होगा वही मेथेनल बनाएगा। तो मेरे जो 3 ऑप्शन थे उसमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड CH2 किसी में नहीं था, केवल ये ऑप्शन ऐसा था जहां डबल बॉन्ड CH2 था, यहां से ब्रेक होगा, O चिपका देंगे, O चिपकाने के बाद बन जाएगा CH2O। CH2O का मतलब SCHO, SCHO का मतलब फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का मतलब मेथेनल। फटाफट बनाते जाइए इसको। अब देखो 2 क्वेश्चन ये पूछे गए थे जिसमें पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, दूसरे वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है ना।
अब देखो उसने ग्लूकोज की रिएक्शन करा है, एक्स से करानी है और कुछ बनने प्रोडक्ट, इन प्रोडक्टों को आपस में मैच कराना है। जैसे ब्रोमीन वाटर, देखो पता होगा कि अगर ब्रोमीन वाटर ग्लूकोज को देते हैं तो बनता है ग्लूकोनिक एसिड, है ना। तो बेटा ए का तो एक्स मैच हो गया, ठीक है। अच्छा एसिडिक एसिड से होता क्या है कि जो 5 OH होते हैं वहां पर एसिटल ग्रुप वहां पे लग जाता है, एसिडिक एसिड नहीं होगा, एसिटेट होगा, एसिडिक एनहाइड्राइड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो बनता है पेंटा एसिटल ग्लूकोज, तो ये इसका तो ये मैच हो गया, ठीक है। HNO3 से बनता है सैक्रिक एसिड, लो भाई इसने तो लाइन से ही मैच करा दिए थे, उसने तो ऑलरेडी लाइन से ही मैच करा के रखे हैं, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, उसने ये कंपाउंड ले रखा है, फिर ए बनाया, बी बनाया, बताओ कह रहा है सी का मास कितना बना। कोई बात नहीं, सी के मोल निकाल लेंगे और सी के अगर मोल निकाल आएंगे तो मोल इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास, वो देख लेंगे। देखो भाई यहाँ पर उसने टिन HCl, मैंने कहा ना इस रिएक्शन के बिना पेपर नहीं बनता, तो जहां पर NO2 होगा, जहां पर NO2 होगा वहां पे आ जाएगा NH2, तो ये CH3 हो गया और नीचे हो गया NH2, ठीक है। ये बेटा एसाइलेशन की घटना है जिससे यहाँ पर इस H पर एसाइलेशन होगा, ठीक है ना। तो ये मिथाइल मेरे पास ऐसे रहेगा, ये आपका CH3 हो गया और ये मेरे पास आपका क्या हो जाएगा NHC डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। उसने हाइड्रोलिसिस नहीं कराई तो ऐसे रहेगा, ठीक है। इसके बाद जब मैं ब्रोमिनेशन कराऊंगा, ठीक है, इसके ब्रोमिनेशन, तो ये एक्टिवेटर ग्रुप है, एक्टिवेटर ग्रुप है, देखो एक्टिवेटर तो है तो ये जाएगा आर्थो पैरा पे जाएगा, मगर पैरा पे तो लॉक हो चुका तो भैया आर्थो पे ही जाएगा, तो आर्थो पे Br जाके चिपक जाएगा, है ना। मतलब मिथाइल मेरे पास ऐसे रहेगा और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा NHCOCH3 और इस जगह पे Br। सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपका 1 मोल था तो ये भी आपका 1 मोल बनेगा। अब आपके पास मोल इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास अपॉन में क्या होता है मोलर मास, है ना। तो आपका 1 मोल ही बना है, मतलब ये तो आप 1 लगा दोगे और इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेना, मोलर मास का गुणा कर देना 1 में, मतलब जो मोलर मास आएगा वही इसका मास निकलेगा। फटाफट नोट करते जाइए इसको। अब देखो एक क्वेश्चन ये 20 नंबर बहुत ज्यादा आसान है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स फास्टेस्ट नाइट्रेशन। देखो भाई जिस कंपाउंड में, जिस बेंजीन में एक्टिवेटर लगा होता है वो आपका नाइट्रेशन क्या इलेक्ट्रोफिलिक की सारी रिएक्शन फास्ट देगा। नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेटर होता है, इसको हटा दो, ठीक है। COH डीएक्टिवेटर होता है, हटा दो। हेलोजन भी सारे डीएक्टिवेटर होते हैं। टॉलुइन का जो CH3 है वो एक्टिवेटर होगा, सबसे फास्ट ये देगा। तो कोई ये रिएक्शन भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। मेरे पास 4 ऑप्शन वहां दिए थे, चारों में बेंजीन थी। अब यहाँ पे कह रहे कंपाउंड है, देखो अमोनिया प्लस हीट, भैया सीधी सी बात है बेंजोइक एसिड वाला ऑप्शन रहा होगा COOH। इसको जब मैं अमोनिया से हीट करता हूँ, आज ही करा के आया था, तो ये मेरे पास बेंजेमाइड बन जाता है, तो बेंजेमाइड बन गया CONH2। अब इसको आप देंगे ब्रोमीन और KOH, तो ये हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो पहले क्या करेगा ये एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा, ये बन गया प्राइमरी एमीन। मगर बाद में भी आपको देखना था, बच्चे एक और देखना भूल जाए, ये बेटा आपकी क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन, मतलब आपकी पास कार्बिलेडिन रिएक्शन है, तो ये NH2 को NC में कन्वर्ट कर देगा, मतलब जिस जगह पे आपका NH2 होगा वहां पर NC आएगा, तो जो कंपाउंड बी होगा वो ये आपका ये रहेगा। फटाफट इसको बनाते जाइए। अब एक क्वेश्चन 23 देखो, इसमें मैच करना था कि किस रिएजेंट में कौन सा कलर आता है। देखो बेयर्स रिएजेंट में हमेशा आता है पिंक कलर आता है, पिंक कलर चला जाता है उससे रिलेशन होता है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट अल्कोहल का टेस्ट होता है, इसमें रेड कलर आता है। टॉलेंस रिएजेंट में ब्लैक कलर का सिल्वर बनता है। और फेरिक क्लोराइड भाई देखो उसके 2 होते हैं, रेड भी होता है वायलेट भी होता है। फिलहाल बेयर्स के लिए हम पिंक को मैच कर देंगे, कैन के लिए हम लोग रेड को मैच कर देंगे, टॉलेंस के लिए हम लोग सिल्वर को मैच कर देंगे और FeCl3 के लिए वायलेट भी मैच होता है। फिलहाल रेड भी मैच होता है, मगर अभी चूंकि यहाँ पर कैन है तो रेड उसके साथ जाएगा, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे थोड़ा सा गलत कर सकते हैं। देखो भाई ये डाई हेलोजन कंपाउंड है, जिंक के साथ हीट करा तो ये एलिमिनेशन दे देगा बाय ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड मैकेनिज्म होती है इसकी। तो यहाँ पर ये ऐसे बना देगा, ये आपका डबल बॉन्ड, अगल बगल एल्काइल ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा HBr। अब कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, सीधे HBr को यहाँ जोड़ के आ जाएंगे। मैं बता चुका हूँ कि जब भी किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है तो आप उसको बना लीजिए। अच्छा ये पूरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो मैं कहीं भी बना लूँ कार्बोकेटाइन, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इधर बना लिया, इधर H जोड़ दिया और यहाँ बना लिया कार्बोकेटाइन। इसके अल्फा एच देख लीजिए, ठीक है। देखो 2 अल्फा एच यहाँ पर है और 1 अल्फा एच यहाँ पर है, 3 अल्फा एच है। मगर अगर
अगर मैं इस वाले अल्फा एच को यहाँ माइग्रेट कर दूं तो फाइनली देखो क्या देखने को मिलेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, एच यहाँ पर आ चुका है, ये ऐसे रहेगा, यहाँ प्लस, जरा यहाँ के अल्फा एच गिन लो बेटा, तो दो यहाँ, वो भाई 6 अल्फा एच हो गया, पहले 3 थे 6 हो गए। अच्छा इधर भी माइग्रेट करता तो भी वही कंडीशन थी, तो यहाँ प्लस आएगा तो बी आर का टैग यहीं पर होगा और यहीं पर आपका बी आर भी जुड़ेगा, तो आंसर आपको जो देखने को मिलेगा वो ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा और इस जगह पे आपको देखने को मिलेगा ब्रोमीन। फटाफट बना लीजिए इसको। अब देखो ये दो क्वेश्चन तो भाई बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन उसने दे दिए। तो वो कह रहा है कौन सा मॉलिक्यूल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। ठीक है, देखो मेरे को ऑप्शन सी में सीधा सा इथाइल अल्कोहल दिख रहा है। देखो इथाइल अल्कोहल का जब मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड, और जैसे मेरे पास एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बनेगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रोड्यूस हो गया है, तो जहां एथेनॉल दिख जाएगा वहां मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों करूं, एथेनॉल ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन थे मगर वो इस वाले कार्बोकेटायन से कम स्टेबल थे। देखो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, देखो ऐसे ऑप्शन थे CH3+, एक भी अल्फा एच नहीं है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 अल्फा एच थे, बाकी जो दिए थे किसी के पास 2 अल्फा एच थे, 3 अल्फा एच थे, तो ये जो बी वाला है ये इसका मोर स्टेबल कार्बोकेटायन है। फटाफट बनाते जाइए। अब देखो दो क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, इसमें तो मैच करना था काफी आसान था। साथ दिख रहा है ये विनाइल क्लोराइड है, ये इससे मैच हो जाएगा। ये दिख रहा है आपका एलाइल क्लोराइड है, इससे मैच हो जाएगा। ये दिख रहा है बेंजाइल क्लोराइड, इससे मैच होगा, और ये आपका है एरिल हैलाइड जो कि इससे मैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ आपके कैटायन दे रखे हैं और इनको बेटा स्टेबिलिटी के ऑर्डर में छांटना है। ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी, मेरे पास डी। देखो भाई एक तो सब में प्लस लगा हुआ है, तो जो इसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा वो ज्यादा स्मैश करेगा। तो देखो ये तो खींचेगा, ये भी खींचेगा, यहाँ कुछ लगा नहीं, और ये इलेक्ट्रॉन देगा। सबसे ज्यादा स्टेबल तो डी हो गया, ये दोनों खींचेंगे तो अनस्टेबल करेंगे तो आपका सी हो गया। इन दोनों में ज्यादा खींचेगा ए, तो ये काफी कम स्टेबल हो भाई, लो तो ऑर्डर ही दे रखा है ना, मतलब सीधा सीधा उसने अपने पेपर में ऑर्डर ही प्रोवाइड कर रहा है। लो भाई सीधे लगा लो क्वेश्चन, इस तरह से बनाइए फटाफट जल्दी से। अब देखो ये दो क्वेश्चन और हैं, इसके बाद मैं सेशन कंप्लीट कर दूंगा। इसमें जो लास्ट जो शुरुआत के 4 शिफ्ट हुए थे 20, 21, 22, 23 वहां तक के तो आपके हैं, मगर इसके आगे वाला नहीं है, तो इसमें मैं बस ये लास्ट 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और काफी हद तक मैंने ऑर्गेनिक के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, बाकी जो काफी इजी वाले थे उनको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद भी किसी को अगर डाउट रहता है तो चैट में मेरे को क्वेश्चन और शिफ्ट लिख के भेज दो, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है ना, बताना है इसमें से कौन सा टॉलरेंस रिएजेंट देगा। देखो पहला वाला ही दे देगा, तो वो साफ दिख रहा है, ये जो बॉन्ड बना है ये हेमी एसिटल बॉन्ड है। ठीक है ना, और जब ये H यहाँ माइग्रेट करेगा तो ये CHO बन जाएगा, क्या ये तो हो जाएगा OH, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, जिस वजह से ये टॉलरेंस देगा। अच्छा ये तो टॉलरेंस देगा नहीं क्योंकि O के बाद काफी दूरी पर है, ये आपका दे देगा क्योंकि एल्डिहाइड, तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो A और C ऑप्शन आपका सही है। ये क्वेश्चन काफी आसान आ गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है। देखो भाई इन चारों में अल्फा एच देख लो भाई, यहाँ तो 12 अल्फा एच है, ए मोर स्टेबल है, 3 3 6 3 9 भाई, उसके बाद बी हो गया। अब देखो यहाँ भी 6 अल्फा एच, यहाँ भी 6 अल्फा एच, मगर ये ट्रांस है और ये सिस है, तो सी ज्यादा स्टेबल होगा और डी आपका कम स्टेबल होगा। तो उम्मीद है आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेगमेंट 2026 का समझ में आया होगा। थोड़े बहुत क्वेश्चन कम है इसमें, अब मैं इसके बाद 2025 का डालूंगा, उसके बाद 2024 का 3 साल का, फिर इसके बाद देखता हूँ इनऑर्गेनिक का, फिर फिजिकल का। ठीक है ना, अगर किसी बच्चे को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बस समझ आ रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।